नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। स्वागत है आप सभी का न्यूज उदय लेकर। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। जी हां, खबरों के साथ में कीजिए न्यूज उदय। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। वो खबरें जो आज दिन भर का एजेंडा तय करेंगी, वो खबरें जो आपके लिए बहुत जरूरी होंगी, वो खबरें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं फटाफट अंदाज में तमाम बड़ी खबरें। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमाइक्रॉन के मरीज। अब तक 300 से ज्यादा मरीजों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में ओमाइक्रॉन के मरीज सामने आए हैं। ओमाइक्रॉन संक्रमण के बढ़ते हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने गुरुवार की बैठक की, जिसमें राज्यों के साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल में भी बदलाव की बात कही गयी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना पर समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों समेत होम आइसोलेशन की तैयारियों की समीक्षा की। कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर कई राज्य सरकारों ने सख्त आदेश जारी किए हैं। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पाबंदी लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में भी 37 दिन बाद फिर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। गुजरात में भी 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू है। महाराष्ट्र में भी स्कूल बंद किए गए हैं। सेलिब्रेशन पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं कर्नाटक और ओडिशा में भी न्यू ईयर के जश्न पर रोक लगा दी गई है। तेलंगाना के एक गांव में 10 दिन का लॉकडाउन लगाने जैसे सख्त कदम उठाए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त से विधानसभा चुनावों को टालने की अपील की है। कोर्ट ने अपील की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनावी रैलियों पर रोक लगाएं। राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने पीएम मोदी और ईसी से चुनाव पर रोक लगाने की अपील की है। न्यायाधीश ने कहा कि जान है तो जहान है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन अभियान के लिए जस्टिस ने पीएम मोदी की तारीफ की है। इसके साथ ही कोर्ट में भीड़ पर भी जज ने चिंता जताई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तनाव फिर से खुलकर सामने आ गया है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की हुई डिजिटल बैठक में बोलने का मौका नहीं मिलने पर ममता ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आध्यात्मिक नेता ऋषि अरविंद की 150वीं जयंती मनाने के लिए 53 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। आज समिति की तीसरी बैठक है, लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नेतृत्व में देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की बैठक दिल्ली में जारी है। पहले दिन बैठक में चीन और पाकिस्तान सीमा के हालात पर मंथन किया गया। इस बैठक में नए लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों का चुनाव भी होगा। मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों में से करीब 1 दर्जन लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी चुने जाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव से ठीक पहले शुरू हुए कलह को खत्म करने के लिए राहुल गांधी आज राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में हरीश रावत भी शामिल होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर पार्टी से नाराजगी जताई थी। सूत्रों के मुताबिक नए साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी में ताबड़तोड़ दौरे प्रस्तावित है। पीएम मोदी अगले साल जनवरी में 10 दिन में 3 बार यूपी जाएंगे। प्रधानमंत्री 4 जनवरी को मेरठ, 8 को वाराणसी और 10 को लखनऊ में रहेंगे। यूपी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सीएम योगी ने कमर कस ली है। आज इसी कड़ी में योगी अयोध्या और बहराइच के दौरे पर रहेंगे। दोनों ही जिलों में सीएम करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यूपी में माफिया से नेता बने अतीक अहमद की अवैध जमीनों पर गरीबों के लिए पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट बनेंगे। सीएम योगी 26 दिसंबर को इन अवैध जमीनों पर भूमि पूजन करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। सिद्धू ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ड्रग्स के मामले में अकालियों को क्लीन चिट दी है। अकालियों के साथ बंद दरवाजे में बैठकर गुप्त बैठकें की हैं। इन बैठकों में अकालियों के माफियाओं को दिल्ली में अपना धंधा चलाने के रास्ता खोले हैं। लुधियाना कोर्ट में हुए ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। जांच एजेंसियां पाकिस्तान और खालिस्तान के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के बाद पंजाब के सीएम चन्नी ने घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सारे एंगल से मामले की जांच जारी है। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान के बाड़मेर में टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है।
दिल्ली के संगम विहार इलाके में लूट के इरादे से 2 युवकों की पत्थरों से बदमाशों ने पिटाई की। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। घटना 20 दिसंबर का बताया जा रहा है। नागालैंड नागरिक हत्याकांड में कांग्रेस की 4 सदस्यीय जांच समिति ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी है। नागालैंड का दौरा कर कांग्रेस नेताओं ने ये रिपोर्ट बनाई थी। कांग्रेस के नेताओं ने पीड़ित परिवारों से भी इस दौरान मुलाकात की थी। किसान दिवस पर सीएम योगी ने कहा है कि अब प्रदेश में किसानों के हित में काम हो रहे हैं। किसानों को उनकी फसलों को उचित कीमत मिल रहा है। 2017 के पहले ऐसा नहीं था। किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे। 1 जनवरी 2022 को पीएम किसान योजना के तहत अगली किस्त जारी करेंगे। किसानों को भेजे संदेश में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात की जानकारी दी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ये 10वीं किस्त जारी होगी। असम विधानसभा में नगर निकायों की 50% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने संबंधी विधेयक पारित हुआ है। विधानसभा ने गुवाहाटी नगर निगम संशोधन विधेयक 2021 को भी पारित किया गया। इस विधेयक के अनुसार पार्षदों के सीधे चुनाव में महिला आरक्षण के कार्यकाल को 10 साल तक बढ़ाया गया है। बैंक की नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर सामने आया है। भारतीय स्टेट बैंक ने सर्किल बेस्ड ऑफिसर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 29 दिसंबर 2021 है। भर्ती की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित होगी। जो पात्र उम्मीदवार SBI CBO भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं के लिए इंडियन रेलवे नया अपडेट लेकर आया है। जल्द ही लंबा सफर तय करने वाली महिलाओं को ट्रेनों में रिजर्व बर्थ मिलेंगी। लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर क्लास में 6 बर्थों के साथ साथ गरीब रथ, राजधानी, दुरंतो और पूरी तरह से AC एक्सप्रेस ट्रेनों की 3rd AC क्लास में इतनी ही बर्थ महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। और इस समय की एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की मांग की है। कोर्ट ने कहा है कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोरोना की तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। उनसे कहा जाए चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो ही जहान है। जिस तरह से ओमाइक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है और खासतौर से आगामी जिन प्रदेशों में चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री चुनाव आयोग चुनाव टालने पर एक बार विचार करें, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ, उनकी जान से जुड़ा हुआ ये बहुत गंभीर विषय है। दरअसल देश में ओमाइक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ओमाइक्रॉन का आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। देश में ओमाइक्रॉन के जो सबसे ज्यादा मामले हैं महाराष्ट्र में सामने आए, यहां पर आंकड़ा 88 तक जा पहुंचा है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी ओमाइक्रॉन के 57 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर देश में अभी तक 357 केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में। अब आइए जरा आपको मैप के जरिए हम बताते हैं कि किस जगह पर सबसे ज्यादा मामले हैं। देखिए राजधानी दिल्ली में अब तक कुल 64 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 88 मामले सामने आए हैं। देश भर के आंकड़े आपके सामने। दो दिसंबर को 1 केस और 23 दिसंबर तक 300 से ज्यादा केस। महज 21 दिन के अंदर यह आंकड़ा 300 पार कर गया। अगर ओमाइक्रॉन की इस रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा तो तीसरी लहर को रोक पाना शायद नामुमकिन हो जाए। मोदी सरकार इस बात को बखूबी जानती है, इसलिए गुरुवार को पीएम मोदी खुद एक्शन में आए और हालात पर समीक्षा के लिए बैठक की। पीएम मोदी ने बैठक में जिन बातों पर फोकस किया
उनमें प्रभावी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, कोविड टेस्ट में तेजी, वैक्सीनेशन में इजाफा, हेल्थ के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसी बातें शामिल रहीं। इसके अलावा पीएम मोदी ने महामारी से लड़ाई में राज्य को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। पीएम मोदी ने अफसरों को हर लेवल पर हाई लेवल की निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया। पीएम मोदी ने केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए। महामारी के खिलाफ सक्रिय, केंद्रित, सहयोगात्मक और सहकारी लड़ाई की रणनीति होनी चाहिए। कम टीकाकरण, कोरोना के बढ़ते मामलों, अपर्याप्त स्वास्थ्य ढांचे वाले राज्यों में उनकी सहायता के लिए केंद्र अपनी टीम भेजेगा। वहीं खतरे को देखते हुए इससे पहले भी केंद्र राज्यों को कई तरह के निर्देश जारी कर चुका है। संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतें, निगरानी बढ़ाएं। संक्रमण दर को दोगुना होने और पॉजिटिव केस के नए क्लस्टर बनने से रोकने पर फोकस करें। फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखकर स्थानीय पाबंदियां और जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाएं। कोविड-19 मामलों के नए क्लस्टर्स में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन नोटिफाई कर पाबंदियां लगाएं। कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज 100% योग्य लोगों तक तेजी से पहुंचाना सुनिश्चित कराएं। जिन राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन की दर नेशनल एवरेज से कम है, वहां डोर टू डोर कैंपेन चलाएं। जिन राज्यों में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, उनमें कोविड-19 वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर कराया जाए। अब पीएम मोदी की बैठक के बाद और कुछ राज्यों ने पहले से ही अपने अपने स्तर पर हालात को काबू करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। क्रिसमस और नए साल को देखते हुए कई राज्यों ने अपने यहां सख्त कदम उठाए हैं। जैसे दिल्ली में क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। यूपी के नोएडा और लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में 37 दिन बाद फिर से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। गुजरात में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लागू है। महाराष्ट्र में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और न्यू ईयर क्रिसमस के सेलिब्रेशन पर पाबंदी लगा दी गई है। कर्नाटक में भी न्यू ईयर के जश्न पर रोक है। ओडिशा में न्यू ईयर पार्टी पर रोक है। तेलंगाना के एक गांव में 10 दिन का लॉकडाउन लगाने जैसा सख्त कदम उठाया गया है। तमिलनाडु में क्रिसमस नए साल पर होटल्स और क्लब में कोरोना वैक्सीनेशन वालों को ही एंट्री दी जाएगी। चेन्नई के समुद्री बीच पर भी सीमित संख्या में ही लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर पाएंगे। केंद्र से लेकर राज्य तक हर किसी को खतरे का अंदाजा हो चुका है, इसलिए हालात पर वक्त रहते काबू करने की कोशिशें की जा रही हैं। सरकार के साथ हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर अपनाएं, ताकि दूसरी लहर जैसे खतरनाक मंजर को दोबारा होने से टाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। वहीं ब्रिटेन कोरोना महामारी के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। यहां पर कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रखे हैं। 23 दिसंबर को यहां एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए। आंकड़ा 1,19,789 के पार पहुंच गया। इससे एक दिन पहले 22 दिसंबर को भी यहां पर 1,06,122 केस सामने आए थे। आपको बताते चले, ब्रिटिश सरकार लोगों से लगातार बूस्टर डोजेस लगाने की अपील कर रही है। देखिए कैसे 18 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में यहां पर मामलों में बढ़ोतरी हुई। ब्रिटेन में संक्रमित मामलों के रिकॉर्ड हर दिन टूट रहे हैं। ब्रिटेन में 1 लाख से ज्यादा केस रोज आ रखे हैं। 12 मौतें वहां पर हुई हैं। अमेरिका के टेक्सास में भी एक की मौत हो गई। आलम यह है कि अब तो बिल गेट्स ने भी कह दिया है कि बगैर जरूरी घर से बाहर मत निकलिए, अगर घर में रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। ये हैं बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। इन्होंने अपने सभी हॉलिडे प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ओमाइक्रॉन की दहशत बढ़ती ही जा रही है। देखिए, बिल गेट्स ने 2 दिन पहले ट्वीट किया, जब ये लगने लगा था कि जिंदगी सामान्य हो गई है, तभी हम इस महामारी के सबसे खराब दौर में प्रवेश कर रहे हैं। ओमाइक्रॉन हर घर में दस्तक देगा। मेरे कई करीबी दोस्त इसकी चपेट में आए हैं और मैंने अपने सभी हॉलिडे प्लान कैंसिल कर दिए हैं। बिल गेट्स ने इस तरह से लोगों को सावधान करने के लिए कुल 7 ट्वीट किए थे और मास्क पहनने, वैक्सीन लगवाने और भीड़ न लगाने की सलाह दी। लेकिन सवाल है, लोग क्या ओमाइक्रॉन को लेकर बिल गेट्स की इस सलाह की परवाह कर रहे हैं?
हम भारत की स्थिति देखें तो यहाँ पहली बार 2 दिसंबर को कर्नाटक में ओमाइक्रॉन के 2 केस का पता चला। इसके बाद 14 दिसंबर को मामले बढ़कर 50 हुए, 17 दिसंबर को मामलों की संख्या 100 हुई और आज स्थिति ये है कि ओमाइक्रॉन 17 राज्यों में एंट्री कर चुका है और इसके कुल मामले 300 से ज्यादा हैं। इन 17 राज्यों में महाराष्ट्र की स्थिति ज्यादा डरावनी है क्योंकि यहाँ ओमाइक्रॉन के जितने केस पाए गए उनमें से 83% लोगों को कोरोना के दोनों टीके लग चुके थे, जिसके बाद खतरे की घंटी हर राज्य से बजने लगी। वैक्सीन तो अपनी जगह, ओमाइक्रॉन से बचने के लिए बूस्टर डोज लगवाने की मांग भी तेज होने लगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मंगलवार का ये ट्वीट देखिए। देश की बड़ी आबादी को अभी भी वैक्सीन नहीं लगी है। सरकार बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत कब से करेगी? कांग्रेस के अलावा बूस्टर डोज की मंजूरी में हो रही देरी पर टीएमसी ने भी केंद्र सरकार पर तंज किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो सबसे पहले केंद्र से बूस्टर डोज की मांग की थी। दिल्ली में हमने लगभग 99% लोगों को फर्स्ट डोज दे दी है, 70% लोगों को सेकेंड डोज दे दी है। हम चाहते हैं कि अब बूस्टर डोज अलाउ की जाए। इस बारे में केंद्र सरकार परमिशन देता है, तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो लोग 2 डोज ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज देने की इजाज़त दी जाए ताकि लोगों के अंदर लोग और सेफ हो सकें। दिल्ली में अब हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर बूस्टर डोज केंद्र सरकार अलाउ करेगी तो सबसे पहले हम अपने हेल्थ वर्कर्स को दे देंगे और फिर बाकी जनता को बूस्टर डोज दे सकते हैं। अब सवाल है कि बूस्टर डोज क्या वाकई ओमाइक्रॉन से बचने का एकमात्र उपाय है और क्या ये तय करना सियासी दलों का काम है या इससे जुड़े विशेषज्ञों का। और इसके बाद समझना ये भी होगा कि फिर केंद्र सरकार इसकी मंजूरी देने को लेकर अभी क्या कर रही है। तो बूस्टर डोज के सिलसिले में केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया था, पहले उसे समझिए। केंद्र ने कोर्ट को बताया टीके की बूस्टर खुराक कितनी जरूरी है, ये जांच करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के सुझाव के बाद इस संबंध में दिशा निर्देश तैयार किए जा सकते हैं। नए टीके कितने कारगर हैं, इसकी जांच भी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार को ये जवाब दिए 4 महीने बीत चुके हैं। इसके बाद 6 दिसंबर को इस मामले पर राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह की एक बैठक हुई। इस बैठक में बूस्टर डोज पर चर्चा की गई। यहाँ भी कहा गया कि टास्क फोर्स इस संबंध में अध्ययन कर रही है, यानी यहाँ भी सिर्फ जरूरतों को जानने और समझने की बात हुई। 2 दिन पहले जब इसी सिलसिले में फिर से सरकार से सवाल हुए तो नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने क्या कहा, ये भी सुनिए। What about the booster dose? Because WHO yesterday also has said to the European As we have said and as the Honorable Health Minister Sahab has said in the Parliament, the need and the timing and the nature of boosting, if any, will be based on scientific decisions, scientific thinking, and that is what the government is engaged with. यानी सरकार को बूस्टर डोज के लिए वैज्ञानिक सबूतों का इंतजार है, लेकिन ओमाइक्रॉन को किसी भी चीज का इंतजार नहीं है। वो अपनी पहुंच तेजी से हर राज्य में बढ़ाता जा रहा है और मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के ऐलान के साथ ही देश को तीसरी लहर और उससे बचने के लिए लॉकडाउन का डर सताने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो कोविड को लेकर अब अलग अलग राज्य अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं और सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। और आइए अब देखिए राज्यों की बड़ी खबरें फैक्ट और रिसर्च के साथ। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। एक तरफ जहां दूसरे राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस दूसरी मुसीबतों का सामना कर रही है और मुश्किल बढ़ी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के उस ट्वीट के बाद जिसमें उन्होंने संगठन के कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। हरीश रावत की नाराजगी की खबरें आने के बाद अब राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होनी है। ये बैठक आज सुबह 10 बजे होगी। राहुल गांधी के साथ होने वाली बैठक में हरीश रावत समेत प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्या शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि बैठक के बाद हरीश रावत को मनाने का फॉर्मूला निकल सकता है। लुधियाना में कोर्ट में हुए ब्लास्ट के बाद अब पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इस मामले में जांच एजेंसियां पाकिस्तान और खालिस्तान के तार खंगाल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में बाकी पहलुओं से जांच जारी है। ब्लास्ट के बाद एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंची और टीम ने घटना स्थल का जायजा लिया।
गुरुवार को लुधियाना के कोर्ट परिसर में धमाके की आवाज सुनकर लोग सकते में आ गए। वहां हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर धमाका कैसे हुआ। ब्लास्ट परिसर के दूसरे फ्लोर पर हुआ। धमाका किस चीज का था यह अभी साफ नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक ये ब्लास्ट लुधियाना कोर्ट की कॉपी ब्रांच में हुआ। फिलहाल कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही थी, इसलिए कोर्ट में ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। राजस्थान के बाड़मेर में आरटीआई कार्यकर्ता की पिटाई के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इन आरोपियों से सख्त पूछताछ कर रही है। आरोपियों की तलाश में खुद एसपी के नेतृत्व में टीमें लगी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को ये सफलता हाथ लगी। बाड़मेर में आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम की बेरहमी से पिटाई कर दी गई थी। आरोप है कि शराब माफियाओं के इशारे पर आरटीआई कार्यकर्ता की पिटाई की गई। अमराराम को गंभीर हालत में जोधपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें न्यूज उदय में आगे भी जारी है। टाइम्स ऑन भारत में हूँ आपके साथ नैना यादव। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में राजस्थान से खबर, जहां पर बाड़मेर में आरटीआई कार्यकर्ता के साथ में मारपीट के मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई थी। आपको बता दें, बुधवार देर रात आरटीआई कार्यकर्ता अमरराम का बदमाशों ने पहले अपहरण किया और उसके बाद में बेरहमी से पिटाई की। बदमाशों ने अमरराम जाट के दोनों पैर तोड़ दिए और कीलें ठोक दी। इसके बाद गांव के पास सड़क किनारे उसे फेंक दिया। अमरराम की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। उनका उपचार जोधपुर में जारी है। लेकिन बेहद बर्बरता वाला ये पूरा मामला सामने आया। ये पूरा मामला क्या था और क्यों आरटीआई एक्टिविस्ट को शराब माफिया और पंचायत की गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाने से क्रूर सजा मिली, वो भी आपको बताते हैं एक रिपोर्ट में। जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। आपकी आवाज सुनना नहीं चाहती। जहां आप आवाज उठाते हो आपको दबाया जाता है, धमकाया जाता है, तंग किया जाता है। This is an act of brute suspension of democracy, purely in order to stifle dissenting voices, and that is simply wrong. जी हां, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है जरूर। लोगों की आवाज को दबाया जरूर जा रहा है और ये हो रहा है कांग्रेस शासित राजस्थान में। बाड़मेर के एक आरटीआई एक्टिविस्ट को ये सजा मिली है शराब माफिया और पंचायत के काम में हो रही गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। मैंने प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्राम पंचायत कुंपलिया में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास में जो घपला हुआ था उसकी रिपोर्ट दी थी। उसके संबंध में नगराज में कई लोगों से मेरे को फोन भी करवाया और मुझे धमकी दी थी कि मान जा, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़ के डाल देंगे। मैं जोधपुर से घर आया तो बस में जहाँ उतरा था वहाँ से इन्होंने मेरा अपहरण किया और उसके बाद मेरे को हाथ और पैर आँखें सब बांध दी थी और सुनसान जगह ले जाकर मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर किए, हाथ फ्रैक्चर किया और मेरे सिर में गंभीर शॉट है, गुप्तांगों पर मारा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिटाई होने के एक दिन पहले ही आरटीआई एक्टिविस्ट अमराराम ने फेसबुक पे लिखा था कि उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, पर वो चुप नहीं रहेंगे। फिर भी एक ईमानदार आरटीआई एक्टिविस्ट को समय रहते पुलिस का संरक्षण नहीं दिया गया। अब पुलिस कह रही है कि जांच जारी है। देर रात की घटना है। आरटीआई कार्यकर्ता पे जो अटैक हुआ था उसके बाद में उनको प्राथमिक उपचार के लिए बालोतरा ले जाया गया, फिर वहाँ से हायर सेंटर एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर रेफर कर दिया गया। तो एडिशनल एसपी साहब बाड़मेर उनसे मिलने गए हैं। वहाँ से उन्होंने बताया कि वो आउट ऑफ डेंजर हैं, उनका इलाज प्रॉपर्ली चल रहा है। इसमें हमने जो गंभीरतम धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीबद्ध कर लिया है। 4 टीमें अलग अलग गठित करके, जिसमें तकनीकी टीम भी शामिल है और अन्य थाने के थानाधिकारी भी शामिल हैं, उनको घटनास्थल पे भी भेजा है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उनको गिरफ्तार किया जा सके।
ये हमला कितना विभत्स था, ये खुद आमराराम ने अपने एफआईआर में बयान किया है। 21 दिसंबर को मैं प्राइवेट बस से अपने गांव आया। बस से उतरकर मैं घर जा रहा था। एक बिना नंबर की काले शीशे वाली स्कॉर्पियो मेरे पास आई। उस गाड़ी में 8 लोग थे। 6 लोग गाड़ी से उतरे और मेरे पीछे भागे। बोला गाड़ी इस पे चढ़ा दो। मुंह बांध के मुझे सुनसान जगह पर ले गए। मुझे सरिये से पीटा, मेरे पैर में सरिये से छेद किए, गुप्तांग पर चोट की, मुझे पेशाब पिलाई गई। पढ़ के आदमी कांप उठता है। किसी भी राज्य में ऐसी तालिबानी हरकत और मुख्यमंत्री साहब अभी भी चुप है। बाड़मेर जिले के अंदर एक अमानवीय घटना हम सबके सामने आई है, वो हम सबको शर्मसार भी कर रही है। किस तरीके से कानून का डर अपराधियों के मन मस्तिष्क में नहीं है और जिस तरीके से व्यक्ति का अपहरण करना और उसको अमानवीय तरीके से उसके शरीर के अंदर कीलें डालना और उसको मरावा मानकर छोड़कर जाना, मेरे ख्याल से राजस्थान के अंदर इस प्रकार की एक ने अनेकों घटनाएं हो चुकी है, लेकिन कानून का डर अपराधियों के मन मस्तिष्क में नहीं है। अब राज्य मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को राजस्थान के पुलिस महानिदेशक, उदयपुर के आबकारी आयुक्त और बाड़मेर के जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर मामले में 6 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या गहलोत जी के राज्य में राहुल गांधी की छत्रछाया में इंसाफ की आवाज पर हो रहा है आघात? जवाब कौन देगा? खबर पुष्पेंद्र सिंह के साथ, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपके लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी है। हम उन लोगों का पर्दाफाश करने वाले हैं जो भगवा चोले की आड़ में समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, समाज में सांप्रदायिक जहर घोलकर अपनी दुकान चलाते हैं। हरिद्वार में एक आयोजन हुआ, नाम रखा गया धर्म संसद, लेकिन यहां 3 दिनों तक जो बातें हुई वो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं थी। सबसे पहले आप देखिए कि इस धर्म संसद पर यहां पर बोले गए शब्दों पर सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। मेरी जवान पर लगाम होती है तो अध्यक्षीय भाषण होने के नाते मैं जवान पर लगाम रखूंगा। 1857 का जो युद्ध हुआ उससे भी भयानक युद्ध लड़ा जाएगा। ये जो हमने चिंगारी लगाई थी अभी आग बन गई। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो चेहरे दिख रहे हैं, कहने को तो इनके नाम के आगे संत और स्वामी जैसे उपसर्ग लगे, लेकिन इनकी जुबान से ऐसे ऐसे लफ्ज निकले जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। आज हम आपको ऐसे चेहरे दिखाएंगे, उनका परिचय बताएंगे, इनका पाप बताएंगे, क्योंकि आपको इन चेहरों से, इनकी साजिशों से आगाह करना है। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। इनकी हेट स्पीच तो आपने सुन ली, अब इनकी पहचान भी जान लीजिए। नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती। यूपी के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर है। महामंडलेश्वर का मुख्य काम होता है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाना, भटके लोगों को मानवता की सही राह दिखाना। लेकिन महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती कैसे अपने ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, आप खुद सुनिए। हर आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हर आदमी को अपनी औरतें, अपने बच्चे, अपना घर खुद बचाना है। नरसिंहानंद सरस्वती ने इसके आगे जो कहा वो तो दिखाने और सुनाने के काबिल भी नहीं है, लेकिन हम इन्हें इतना जरूर कह सकते हैं कि लोगों की सुरक्षा करने के लिए पुलिस और प्रशासन नाम की चीज हमारे देश में मौजूद है। समाज की ठेकेदारी आप रहने दें,
जाप करें, राम का नाम लें, ना कि धर्म के नाम पर लोगों को हथियार उठाने के लिए भड़काएं। मेरी जवान पर लगाम होती है, तो अध्यक्षीय भाषण होने के नाते मैं जवान पर लगाम रखूंगा। ये हैं स्वामी प्रबोधानंद गिरी, हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष। अपने भाषण की शुरुआत में कहते हैं कि मेरी जुबान पर लगाम होती है, लेकिन इसके आगे बेलगाम होकर बोलते चले गए, सड़कों पर कत्लेआम मचाने के लिए उकसाते चले गए। ये जो हमने चिंगारी लगाई थी, अभी आग बन गई है। और इस आग को बुझने नहीं देना है। ये काम करने के लिए धर्म संसद बुलाई गई है। अपने नाम के आगे स्वामी लिखने वाले प्रबोधानंद गिरी सफाई अभियान के नाम पर नरसंहार मचाने के लिए लोगों को भड़काते रहे। साध्वी अन्नपूर्णा और पूजा शकुन पांडे, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की सचिव। नाम और पद इतना लंबा चौड़ा और बातें इतनी ओछी और भड़काने वाली। भगवा चोला ओढ़कर हिंसा भड़काने की बातें करते हैं, चीरने फाड़ने की बात कर रही है। हरिद्वार में धर्म संसद के मंच से साध्वी अन्नपूर्णा ने जो कहा, उसे हम आपको जानबूझकर नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि ये न सुनने लायक बातें न ही बताने लायक। ये वही साध्वी अन्नपूर्णा है जिन्होंने साल 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाई। तो 1857 का जो युद्ध हुआ, उससे भी भयानक युद्ध लड़ा जाएगा। खुलेआम युद्ध की धमकी देने वाले इस भगवाधारी का नाम है आनंद स्वरूप महाराज। नाम के आगे महाराज और जुबान पर जान लेने की बात। हम दर्शकों से एक बार फिर माफी मांगते हैं, क्योंकि हम आपको आनंद स्वरूप का पूरा बयान नहीं सुना सकते, क्योंकि ये जो कह रहे हैं वो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है, अनैतिक और देश पर कलंक लगाने वाली भाषा है। तो हमको खुले तौर पर हम कह रहे कानून हाथ में लेना पड़ेगा। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, ये इनकी नई पहचान। चंद दिनों पहले तक इन्हें वसीम रिजवी के नाम से जाना जाता था। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने भगवा चोला धारण कर लिया है, लेकिन इनकी सोच कितनी सनातन हो पाई है, इनके बयान से ही झलक रहा है। कह रहे हैं कानून हाथ में लेना पड़ेगा। अब जरा सोचिए कि ऐसे बयान देने वाले शख्स पर कार्रवाई क्यों न हो। धर्म की, अधर्मियों का। धर्म के जयकार लगवाने वाले ये शख्स हैं अश्विनी उपाध्याय, बीजेपी के नेता हैं, लेकिन जिस मंच से समाज में सांप्रदायिक जहर घोली जा रही थी, उसी मंच पर जाकर लोगों से ज्ञान की बातें कर रहे थे। मंच पर गए, वहां बैठे लोगों से बातें की, लेकिन क्या इन्हें जरा भी इल्म नहीं था कि इस मंच से क्या क्या कहा जा रहा है। दरअसल धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का ये कार्यक्रम हरिद्वार में चल रहा था। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया था धर्म संसद। 17 से 19 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। इसी दौरान कई अलग अलग संगठनों के लोग यहाँ पहुंचे। 3 दिनों तक नफरत भरी बातें चलती रही। कत्लेआम के लिए लोगों को भड़काया गया, भड़काऊ भाषण दिए गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है, इस आयोजन के लिए इजाजत दी क्यों गई? आयोजन के दौरान प्रशासन मौन क्यों था? हिंसा की बात कहने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हथियार खरीदने और कत्ल करने वाले गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? अब बात उत्तर प्रदेश की। चुनाव से पहले एक बार फिर से भगवान राम के नाम का पुरजोर तरीके से नाम सुना जा रहा है, और इस बार राम मंदिर को लेकर नहीं, बल्कि मंदिर के नाम पर खरीदी गई जमीन को लेकर है। फिलहाल योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जबकि कांग्रेस इसे बड़ा घालमेल बता रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। जय श्री राम। भगवान राम, अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश की आस्था को ठुकरा रहे हैं। तो फिर से राम के नाम पर लूट, अब की बार अयोध्या की जमीन पर आर पार। यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये सवाल फिर से क्यों उठ रहा है? ये सवाल फिर से क्यों सामने आया है
इसे जानने के लिए सबसे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के इस आरोप को सुनिए। दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ जमीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। तो चुनावी मौसम में विपक्ष को नया हथियार मिल गया है और प्रियंका गांधी एक के बाद एक आरोप लगा रही हैं, क्योंकि मामला इस बार राम मंदिर का नहीं बल्कि राम मंदिर के नाम पर खरीदी गई जमीन को लेकर है और जमीन खरीदने वालों की सूची भी काफी लंबी बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के पास कई जमीन खरीदी गई। मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन खरीदने की बात कही जा रही है। पुलिस अफसर, नेता, अधिकारी सबने जमीन खरीदी है। औने पौने दाम पर जमीन खरीदने का आरोप है और दलितों की जमीन भी सस्ते में खरीद लेने का आरोप लगाया जा रहा है। जिला अधिकारी के स्तर पर यह जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए। विपक्ष की ओर से जैसे ही मंदिर के नाम पर दलितों की जमीन को खरीदने का आरोप लगा, वैसे ही चुनावी मौसम को भांपते हुए योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। सरकार को उम्मीद है कि जांच के आदेश से विवाद शांत भी हो जाएगा और कुछ सच्चाई भी सामने आ जाएगी। राज्य सरकार ने जांच करने वाली टीम को सिर्फ 5 दिन में जवाब देने को कहा है और इसकी जिम्मेदारी यूपी के विशेष सचिव राधेश्याम मिश्र को दी गई है। और मैं इतना स्पष्ट कर देता हूं कि कोई भी अवैध काम हुआ होगा अयोध्या के जमीन के ऊपर, तो उस पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये इस सरकार की, योगी सरकार की प्रतिबद्धता अयोध्या के लिए नहीं है, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है और पिछले 5 साल में यही ट्रैक रिकॉर्ड योगी जी का है। सवाल ये है कि कभी अयोध्या में मंदिर के नाम पर सियासत तो कभी राम मंदिर के नाम पर खरीदी गई जमीन को लेकर सियासत। राम के नाम पर सियासी लूट का मामला काफी पुराना है और इसका इतिहास बताता है कि राम के नाम पर चुनाव में हर दल ने अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। साल 1989 के बाद लगभग हर लोकसभा चुनाव में भगवान राम के नाम का इस्तेमाल होता रहा है। यूपी के हर विधानसभा चुनाव में राम मंदिर बीजेपी का मुद्दा रहा है। सियासत के साथ भगवान राम और अयोध्या में राम मंदिर का नाता बहुत पुराना है। नई बात सिर्फ यही है कि कांग्रेस जमीन खरीद मामले पर सीधे केंद्र से लेकर यूपी तक बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है, जबकि बीजेपी जांच की बात कहकर मसले को किसी तरह से शांत करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली के बीच का विवाद भले ही कुछ शांत जरूर हुआ हो, लेकिन अगर हम कहें कि ये खत्म हो गया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विराट दक्षिण अफ्रीका में है, जहां पर 26 दिसंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज होना है और दादा की चुप्पी की वजह भी यही है। लेकिन इस बीच अब भारतीय क्रिकेट के 2 दिग्गज संजय मांजरेकर और दिलीप वेंगसरकर ने खोल दिया है बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के खिलाफ मोर्चा। In a conversation publicly or any statement given by the president, when really it is the job of the chairman of the selection committee who's made that choice. It should have been the chairman of the selection committee versus Virat Kohli. इसे भारतीय क्रिकेट का सबसे काला अध्याय ना कहें तो और क्या कहें। बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली अपनी कहानी सुनाते हैं, जिसे खुद टीम के कप्तान विराट कोहली ही झूठा ठहरा देते हैं। बोर्ड के प्रेसिडेंट पर जिम्मेदारी होती है खेल को बढ़ाने की और खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने की, वहीं चयनकर्ताओं पर एक अच्छी टीम चुनने की। लेकिन यहाँ तो मानो खुद बोर्ड प्रेसिडेंट ही चयनकर्ता बन गए हैं और वो काम कर रहे हैं जो सिलेक्टर्स का होता है। ये हम नहीं, हिंदुस्तान के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर का कहना है। View has always been one thing, that one very important
member of the Indian cricket administration is a guy who doesn't quite get the attention that he deserves. And that's the chairman of selectors, the chairman of the selection committee. So I don't know why there should have been a conversation publicly or any statement given by the president of the BCCI when really it is the job of the chairman of the selection committee who's made that choice. बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और कप्तान कोहली के बीच शुरू हुआ विवाद थोड़ा ठंडा तो जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। विराट के आरोपों पर दादा अब तक खुलकर कुछ नहीं बोले। कोहली को कप्तानी से हटाने के बाद तो दादा खूब बोल रहे थे, अखबारों में, टीवी चैनल पर अपनी राय रख रहे थे, लेकिन जब से विराट ने दादा के बयान की धज्जियां उड़ाई, तब से दादा तो नहीं बोले, लेकिन अब पूर्व भारतीय खिलाड़ियों ने सौरव गांगुली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टाइम्स नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में संजय मांजरेकर ने बीसीसीआई पर आरोप लगाए हैं कि चयन के बारे में चयनकर्ता बात करते हैं, खुद बोर्ड का प्रेसिडेंट नहीं। Miscommunications and all the misunderstandings and everything has been happening over the years. But it should have been the chairman of the selection committee versus Virat Kohli. That would have been the right way to go about, and that would have been the more professional, what should I say, an image or exterior one should have seen. मांजरेकर के इस बयान से पहले मुंबई से ही आने वाले भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व मुख्य चयनकर्ता दिलीप वेंगसरकर भी सौरव गांगुली के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। वेंगसरकर ने एक बयान में कहा, गांगुली को सिलेक्शन कमेटी की जगह आकर बयान नहीं देना चाहिए था। गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, टीम चयन और कप्तानी के विवाद पर चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा को बयान देना चाहिए। इन बयानों से साफ है कि भारतीय क्रिकेट दो गुटों में बंट गया है, एक गुट विराट के साथ है और सौरव गांगुली के खिलाफ, तो वहीं दूसरा गुट ऐसा है जो पहले ही कोहली को अपने क्रिकेट पर ध्यान देने की सलाह दे चुका है। ऐसे में 26 दिसंबर से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच भी शुरू हो रहा है। 25 दिसंबर को विराट एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हिंदुस्तान में तो विराट ने बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली के बयानों की पोल खोल दी। अब देखना ये कि क्या इस बार फिर विराट दादा के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलते हैं या फिर पत्रकारों की यॉर्कर को करते हैं डिफेंड। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। संजय मांजरेकर और दिलीप वेंगसरकर ने सौरव गांगुली पर आरोप लगा दिया, लेकिन इस पूरे मामले का सच आखिर क्या है? क्या वाकई में मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी? इस मुद्दे पर टाइम्स नव भारत संवाददाता वैभव भोला ने पूर्व चयनकर्ता सबा करीम से खास बातचीत की, सुनिए। और सबा भाई, आप पूर्व चयनकर्ता भी रहे हैं, बीसीसीआई को बहुत क्लोजली आपने गवर्न किया है। मैं सिर्फ आपसे एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि सिलेक्शन का एक प्रोसेस क्या होता है? एक समय तो आप लोग आते थे, मीडिया से आकर बात करते थे टीम सेलेक्ट होने के बाद कि हमने इस खिलाड़ी को रखा है, इस खिलाड़ी को नहीं रखा, तो अब वो चीज थोड़ी सी कम दिखी मुझे। तो एक प्रोसेस क्या होता है कि कप्तान को हटाना है, बनाना है, ये प्रोसेस क्या होता है? देखिए, प्रोसेस तो है, चयनकर्ता डिसाइड करते हैं, सिलेक्शन कमेटी मीटिंग होती है, उसमें ये निर्णय लिया जाता है। और उसके बाद हमारे ज़माने में, मुझे याद है, मेरे ख्याल में मेरे बाद भी जब एमएसके प्रसाद चेयरमैन थे तब भी वो प्रेस को एड्रेस कर रहे थे। पर आजकल मैंने ये देखा नहीं, हो सकता है इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है कि वर्चुअल मीटिंग करना कठिन हो रहा होगा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पर नॉर्मली जो चेयरपर्सन होता है, जो चेयरमैन होता है सिलेक्शन कमेटी का, वो एड्रेस करता है मीडिया को, वो बातें करता है उनसे, उनके जो सवाल हैं उनका जवाब देता है, जो कि पहले से होता आ रहा है। अब रही कैप्टन डिसाइड करने की बात, तो मुझे लगता है कि चयनकर्ता डिसाइड करते हैं। और ऑफ कोर्स बीसीसीआई के जो अधिकारी हैं, जो अधिकारीगण हैं, उनसे भी बातचीत होती है, उनको डिसीजन कन्वे किया जाता है। उसके बाद जो नॉर्मल सिस्टम है, जो नॉर्मल प्रोसेस है, उसको फॉलो किया जाता है। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं।